नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जहां के बारे में लगातार कहा जाता रहा है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन आजकल चर्चा कुछ और हो गई है। यह कहावत पुरानी होती दिख रही है। आजकल बात हो रही है डबल इंजन सरकार की, और दो इंजन के बीच एक और इंजन आ गया है। राजधानियों के बीच यानी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चल रही है। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? ये दरअसल तंज कसे जा रहे हैं अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी पर। उत्तर प्रदेश में 33 पर बीजेपी ऐसी सिमटी कि उसके बाद से 4 जून नतीजे आ गए थे। आज हम 26 जुलाई में बैठे हैं, 1 महीना 22 दिन हो चुके हैं, पर बीजेपी उस सदमे से अभी उबरी नहीं है। अंतरकलह, भीतरी घमासान, खींचतान चरम पर है और रोज बरोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के भीतर। और आज एक लंबे अरसे बाद योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली आए हैं। अब दरअसल औपचारिक वजह उनके दिल्ली आने की है नीति आयोग की एक बैठक, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्रियों को होना होता है। उप मुख्यमंत्री भी होंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य तो इस पूरे अध्याय में एक अहम किरदार बनकर आ रहे हैं, उभर रहे हैं। उभर क्या रहे हैं वहां पर। उनको मोहरा कह देते हैं, यह अलग बात है अखिलेश यादव कि जी वो तो डबल इंजन के बीच जो इंजन बने, मोहरा दरअसल अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के सदा विरोधी रहे और खुद कांग्रेस का मोहरा है। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी और कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। तो खिलता रहेगा तो इतनी खींचतान क्यों हो रही है? इस खींचतान में बहुत सारे पन्ने हैं जिनको धीरे धीरे आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं। लेकिन उस पन्ने में एक मॉनसून ऑफर भी चल रहा है। झमाझम बारिश तो हो रही है, इंद्रदेव की कृपा भी हो रही है। कृपा कई जगह दिक्कत का सबब भी बन रही है। मतलब गाड़ियां तैर गई पुणे में, आपने वो तस्वीरें देखी थी। बाढ़ के हालात हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पूरे के पूरे खेत बह गए हैं। लेकिन यहां राजनीति में क्या बह रहा है? मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ, यह अखिलेश यादव ने कहा था। तो तब लगा कि अरे उनकी आदत है, आजकल बड़े मजाकिया अंदाज में रहते हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा हर जगह दिखता है आजकल अखिलेश यादव का, मजे लेते हुए दिखते हैं। पर अब इस बात को शिवपाल यादव ने भी दोहरा दिया है। वो कह रहे हैं कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं ऑफर अभी भी स्टैंड करता है। और केशव प्रसाद मौर्य को कहना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी पलटवार करना पड़ता है। यहां तक कहना पड़ जाता है कि योगी आदित्यनाथ यही है, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जा रहा है। तो पहले इस पर एक नजर, दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं। वो तो मानसून ऑफर था। क्या ये ऑफर आप लोग का बरकरार है अभी भी? कंटिन्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही सरकार तो गिरेगी, लेकिन इंतजार करें। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई, 2 बार दिखाने में भी बात एस्टैब्लिश हो गई थी, हमने 5 बार का लूप बना दिया है। पर अब देखिए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, नीति आयोग मैंने बताया, औपचारिक वजह तो ये है। पर खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य मुख्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह और
बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। अब मुलाकात का कोई समय तय नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, कोई मुलाकात होगी, चाहे बहाना उसका नीति आयोग के अंदर जो कुछ हो रहा है, समीक्षा हो रही है, राजनीति वहां भी लगातार हावी है। अब ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है कि नीति आयोग को हटाकर वापस योजना आयोग लाइए, तो उस बाबत भी कोई बैठक हो सकती है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने तो बैठकें कर ली हैं, जेपी नड्डा से भी मिले हैं, अमित शाह से भी मिले हैं, भूपेंद्र चौधरी भी मिले हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। और दिल्ली आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा मौजूदा जो विधायक हैं, जो सांसद, पूर्व सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात की। पहले तो केशव प्रसाद मौर्य ये सब जगह मुलाकातें करते घूम रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा खोल दिया है। कुछ समर्थन तो इन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान वो नेम प्लेट को लेकर, वो 4 दिन के लिए अंतरिम रोक लगी, आज 1 हफ्ते के लिए रोक और आगे बढ़ गई है, लेकिन कुछ जो घेराबंदी थी उसको पलटवार में भी तब्दील कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने, ये दांव खेलकर। अब 200 बड़े नामों से मुलाकात की, इसमें लामबंदी हो रही है क्या? पल्लवी पटेल से मिले, दिलचस्प, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, सराथू से उन्होंने हराया था केशव प्रसाद मौर्य को। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, ये योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। तो यहां भी एक और रणनीति योगी आदित्यनाथ तैयार करते दिखाई दे रहे हैं क्या? यानी कि नोबडी इज विलिंग टू गिव एन इंच, वो खेल भी होता दिख रहा है क्या? लेकिन अब अगर मैं पूरी फेहरिस्त दिखाऊंगा और आपके सामने रखूंगा तो लंबा है, पर जरूरी है जानना। 8 जून को लोकसभा की समीक्षा बैठक हुई थी, 8 जून, 4 जून को नतीजे आए। पहली बैठक हुई, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अब उनका भी नाम ले आता हूं, और केशव प्रसाद मौर्य गायब थे। और 15 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले जो तीर साधा था कि जी सरकार से बड़ा संगठन है, उससे पहले भी कह रहे थे, लेकिन कार्य समिति की बैठक में बाकायदा ये कहा, वहां 2000 लोग मौजूद थे। 18 जुलाई को मुख्यमंत्री ने उपचुनाव के लिए एक टीम बनाई, अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 30 लोगों की टीम बनाई, दोनों उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं किए गए। फिर 20 जुलाई को प्रयागराज कुंभ को लेकर बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल नहीं हुए। प्रयागराज मंडल की कोई बैठक हो और उसी जगह से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, पर उन्हें शामिल ना किया जाना बड़ी खबर हो जाती है। फिर 22 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी वायरल हो गई, जिसमें वो कार्मिक विभाग के एसीएस से आरक्षण का ब्यौरा मांग रहे थे। इसी में पल्लवी पटेल की बैठक को भी जोड़कर देखिए, 2 बार लगातार 2 दिन तक मिले योगी आदित्यनाथ। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री की बैठक में ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए, और लखनऊ में राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। 25 जुलाई प्रयागराज मंडल की मुख्यमंत्री योगी ने बैठक ली, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल नहीं हुए। और आज 26 जुलाई की जब हम बात करते हैं तो सीएम ने लखनऊ मंडल की बैठक ली, लेकिन ब्रजेश पाठक इसमें शामिल नहीं थे, वो जयपुर में थे। पर दिल्ली सब होंगे कल नीति आयोग की बैठक में। तो ये जलेबी शब्द भी आ गया है ना आजकल चलन में, कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश को जलेबी और पकौड़े दे दिए, बाकी सबकी थाली खाली छोड़ दी। पर ये जलेबी कौन सी, या जलेबी कहूं कौन सी इमरती बन रही है उत्तर प्रदेश में, इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, योगी दिल्ली आए, डैमेज कंट्रोल का फॉर्मूला लाए, या अपनी ताल ठोकने आए हैं कि भैया आप हमला करेंगे तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। और संगठन वर्सेस सरकार का खेल, या डबल इंजन डीरेल, एक और इंजन आ गया है दोनों राजधानियों के बीच,
एक इंटरसिटी चल रही है क्या? और डिकोड करने के लिए देश के वरिष्ठतम पत्रकार जो खास उत्तर प्रदेश पर भी नजर बनाए रखते हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में 4 खास मेहमान, अभी एक गायब हैं, इनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, विनोद अग्निहोत्री की, पर विजय त्रिवेदी हैं, शीतल प्रसाद सिंह हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कसारी मसारी के लेखक मनोज राजन त्रिपाठी, अमेजॉन पर नंबर 1 पर चल रही है ये किताब, और मुझे किताब दिए बिना दिल्ली आकर ये लखनऊ चले गए, तो इसका हर्जाना इन्हें खैर भरना होगा। पर आप वापस चले गए लखनऊ, मनोज दिल्ली आए हैं, योगी ये डैमेज कंट्रोल का फॉर्मूला लाए हैं या अपनी ताल ठोकने आए हैं? असल में मोदी वहां माफ कीजिएगा, असल में योगी वहां पर अपनी ताल ही ठोकने गए हैं। और योगी जितनी बार आज तक दिल्ली गए हैं, जब भी कोई बात हुई है, चाहे वो एके शर्मा को लेकर पिछली सरकार में बात रही हो या मंत्रालयों में अधिकारियों द्वारा काम न करना, चाहे वो डिप्टी सीएम हो चाहे वो मंत्री हो, उनको लेकर भी वो अपने जिद पर अडिग हैं, वो अपनी ही धुन में रहते हैं और वो अंततः किसी की बात सुनते नहीं। मैंने सिर्फ एक मुद्दा ऐसा देखा है, जब वो टकराव राजभवन वर्सेस मुख्यमंत्री हाउस में हो चुका है, उस एक टकराव के दौरान मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से उनको जो ताकीद की गई, उन्होंने वापस आकर वो मुद्दा रोक दिया। वो मुद्दा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर था और उसमें एसटीएफ की एक जबरदस्त जांच भी हुई थी और वो जांच काफी लंबी चल रही थी। और उस एसटीएफ की जांच में जो व्यक्ति पकड़ा गया था, उसने बहुत सारी धन उगाही की बात और ऊपर तक धन पहुंचाने की बात जो कही थी, उसके बाद ये शिकायत राजभवन से सीधे दिल्ली पहुंची, खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची और उस वक्त योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया। तो योगी आदित्यनाथ उसी एक मुद्दे पर मुझको नजर आया कि इन्होंने वो पूरी जांच खत्म हुई, धीमे धीमे उसको मेलो डाउन किया गया। लेकिन जब भी योगी दिल्ली जाते हैं, वहां की सुनते जरूर है लेकिन करते अपने ही मन की है। और इस बार भी उन्होंने दिखा दिया कि जिस तरीके से वो राजभर से मिल रहे हैं, पल्लवी पटेल से मिल रहे हैं, तमाम विधायकों मंत्रियों से मिल रहे हैं और लगातार टीम बना रहे हैं कि 10 उपचुनाव में किस तरीके कौन कौन रहेगा, और इस बात की फिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि दोनों ही उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर मैं साफ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ सुनने गए हैं, ताल ठोकेंगे और वही करेंगे जो उनकी इच्छा होगी। सुनने गए हैं या साथ ही साथ सुनाने भी गए हैं? पर इसमें मैं ये फिर से साफ कर दूं, अभी वो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा से मिलेंगे या नहीं, ये अभी भी कयासों के बाजार के दायरे में ही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, कोई पक्का टाइम है नहीं। जी जी। और दरअसल औपचारिक वजह है कि वो नीति आयोग की बैठक में उन्हें शामिल होना है। जी, इसी बात के कयास है कि वो नीति आयोग की बैठक में ही भाग लेने के लिए गए, उसी में शिरकत करनी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर एक मखौल, एक मस्करापन दिखाया है केशव मौर्य को लेके कि वो दिल्ली और लखनऊ के बीच की रोजमर्रा 4 बार चलने वाली इंटरसिटी हो गए हैं, उसको देखते हुए साफ तौर पर एक बात तो लगती है कि एक विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है, वो है समाजवादी पार्टी। और वो समाजवादी पार्टी लगातार केशव मौर्य को निशाना बनाती रहती है। हर बार केशव मौर्य को उनका जवाब देना पड़ता है और योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में एक तरीके से कीप मम रहते हैं। तो अगर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है तो आप विश्वास मानिएगा इस बात का कि वो फिर एक बार मुस्कुराते हुए लौटेंगे और वही करेंगे जिस अंदाज में वो काम करते रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 बार की जो सरकार 7 साल से चल रही है, उसमें एके शर्मा सबसे बड़ा उदाहरण है, जो इस्तीफा देके वहां से भेजे गए लेकिन उनको गृह मंत्रालय नहीं दिया गया। और इस बार भी वो बिजली के मामले में, आप भी सब नोएडा में रहते हैं, आप देख लीजिए कि बिजली का संकट जो इस बार है वो किस तरीके से, और लगातार एके शर्मा पब्लिक के निशाने पे भी है और सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप रहती है क्योंकि वो जानते हैं कि एके शर्मा कहां से आए, एके शर्मा के पीछे कहां की पावर है।
लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ इतना कहते हैं कि बिजली व्यवस्था ऐसे होगी, बिजली व्यवस्था में ये ठीक किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं, नहीं पर किया जो जाएगा। अखिलेश लेकिन AK यादव, शर्मा, आपने वो मस्खरा और तंज वाला अंदाज, हल्का फुल्का मौज ले रहे हैं, हंसते हुए अच्छे भी लगते हैं। पत्रकारों की भी पीछे बहुत मौज ली, चुनावी टाइम पर भी हर एक को कुछ ना कुछ कहते सुनाई दे रहे थे। पर एक होता है कि भाई मॉनसून का हवाला देकर कि भाई 100 लाओ और सरकार बना लो, कह दिया, पर ये बात आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है। अब शिवपाल यादव भी कह रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी कह रहे हैं, तो सिर्फ ये मजाक नहीं, कहीं आगे टेस्टिंग द वॉटर्स भी हो रहा है, या दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की लॉयल्टीज पर भी एक सवाल उठाकर उनकी स्थिति कमजोर की जा रही है क्या? ये मतलब विपक्ष योगी का समर्थन या उनको सहायता देता भी दिख रहा है क्या, गाय बगाई? देखिए, जब भी किसी घर के भीतर चीख चिल्लाने की आवाज आती है तो बाहर की जो पब्लिक खड़ी होती है वो ताली बजा के पंचायत का पूरा मजा लेती है। हाँ, वही मजा अखिलेश यादव भी ले रहे हैं और अमूमन वो केशव मौर्य का मजा ही लेते रहते हैं। मैं जो इस बात का मायने निकालता हूं कि मानसून ऑफर की 100 सीट लाओ और सरकार बनाओ, मैं इस बात पर जो मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये मसला ये है कि दिल्ली से एक इशारा किया गया है कि जो भी, यानी केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में मिलके जिसके पास भी 100 विधायकों का समर्थन होगा, तब इस मुद्दे पर एक कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन मेरी समझ जो कहती है वो अखिलेश यादव ने एक मजाक किया है और ये कहा है कि 100 विधायक जो भी लेके आएगा हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, एक मस्करे अंदाज में। और केशव मौर्य और अखिलेश यादव की लगातार मस्करेपन और चुहलबाजी और एक दूसरे पर राजनीतिक कटाक्ष करने का सबसे पुराना रिकॉर्ड है और केशव मौर्य की मजबूरी है कि बार बार उनको जवाब देना पड़ता है और सरकार की तरफ से इसका कभी कोई जवाब नहीं जाता। ठीक है। योगी आदित्यनाथ इस चीज का जवाब नहीं देते। नहीं, अब जवाब देखिए, जवाब तो नहीं मिल रहा है। और ये जो खींचतान, ये नूरा कुश्ती, एक्चुअल कुश्ती, ये जो आरोप प्रत्यारोप और ढाल बनाया जा रहा है या किसी को घेरा जा रहा है, इसे चलते हुए आशुतोष अब 1 महीना 22 दिन हो गए हैं। और अखिलेश यादव ने एक और जो बयान दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। क्या सरकार ऐसे चलेगी तो ये डबल इंजन सरकार, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और 102 सबसे करिश्माई चेहरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, ऐसे अगर ये आर पार चलती है तो ये क्या संदेश दे रही है और इसका कहीं मुकम्मल अंजाम होता दिख रहा है क्या, अंत होता दिख रहा है क्या? संदीप, पहली बात तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये 4 इंजन की सरकार है। तो चारों इंजन अलग अलग दिशा में एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 3 इंजन है, एक योगी आदित्यनाथ है, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य, तीसरा ब्रजेश पाठक है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जब इन चारों के बीच में किसी तरीके का कोई तारतम्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इंजन को तो फेल होना ही है, वो गाड़ी को कहीं आगे जाना भी नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम इस पूरे क्राइसिस को योगी आदित्यनाथ के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव को बदल दिया जाए, इस पूरी कहानी को केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पर्सपेक्टिव से अगर समझने की कोशिश की जाए तो बेहतर होगा। आखिर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ जो उनके मुख्यमंत्री हैं और जिनके सबॉर्डिनेट हैं, उनकी बैठकों में क्यों नहीं जा रहे? यही इस पूरे सवाल की गुत्थी है। क्या वो अपने स्तर पर नहीं जा रहे हैं और क्या उनको कहा जा रहा है कि आप नहीं जाएं? दोनों ही स्थितियों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बनाम योगी की लड़ाई है। अब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच में ये इतने ताकतवर तो है नहीं कि अपने बल पे लड़ाई लड़ लें योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात, इनको कहीं और से जो है वो एम्यूनिशन मिल रहा है। तो सबसे पहली बात ये, केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को पब्लिक में आके खुलकर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो योगी आदित्यनाथ को क्यों डिफाई कर रहे हैं और क्यों उनकी बुलाई बैठकों में नहीं जा रहे हैं। और अगर क्या संगठन का यही तकाजा है, क्योंकि संगठन बिना अनुशासन के नहीं चलता है। मेरी नजर में ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य खुलेआम अनुशासनहीनता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को वो खुलेआम कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं डिफाई करके। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब इसको अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अखिलेश यादव क्यों इनके ऊपर हमला कर रहे हैं? अखिलेश यादव इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इस कन्फ्रंटेशन में कहीं बड़े ओबीसी नेता के तौर पर न उभरे। कि देखिए, एक ओबीसी का नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जैसे पावरफुल नेता और हिंदुत्व के आइकॉन को चैलेंज कर रहा है।
तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर उभर सकते हैं। तो अखिलेश यादव लगातार उनका मजाक उड़ा के उनको दरअसल डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो काहे के ओबीसी के नेता हो, अगर असली ओबीसी के नेता हो तो किसी दूसरे के कठपुतली बन के नहीं, खुद अपने बल पे गेम खेलो। और इसीलिए वो मानसून ऑफर की बात कर रहे हैं। और इसी में पल्लवी पटेल का अध्याय भी जोड़ सकते हैं क्या आशुतोष, कि योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन लगातार मुलाकात की पल्लवी पटेल से, जो दरअसल हैं समाजवादी पार्टी खेमे की, और केशव प्रसाद मौर्य को ही हराया है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी कोई खाली हाथ तो नहीं बैठे हुए हैं, उनको भी पॉलिटिक्स करनी है। तो योगी आदित्यनाथ ये संदेश भी देना चाहते हैं कि इनसे, केशव प्रसाद मौर्य से बड़ी तो पल्लवी पटेल, क्योंकि इनको हरा के आई है, इसलिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है। वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ और पल्लवी की मीटिंग में कोई बहुत ज्यादा उसमें राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए, उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। और ये एक औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, हाँ, चूंकि इस समय में हुई है इसलिए इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते। बुनियादी सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अंदर इतनी ताकत है अपने बल पर कि योगी आदित्यनाथ को अपदस्थ कर सकते हैं क्या? और अगर वो डिफाई कर रहे हैं तो किसके कहने पर डिफाई कर रहे हैं, और पब्लिकली क्यों नहीं इस सवाल का जवाब देते कि वो योगी आदित्यनाथ जब इलाहाबाद में जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं, उन्मंडल की मीटिंग बुलाते हैं, तो वो उसमें शामिल क्यों नहीं होते? क्या ये अनुशासनहीनता है या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अपने अनुशासन के जो मानदंड उसके हिसाब? आप जो कह रहे हैं विजय, आशु कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ बनाम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, लड़ाई वहां पर है, कौन मोहरा है। पर अगर मैं कहूं, ये तो दरअसल ये दोनों ही मोहरे हैं, दिल्ली इस्तेमाल कर रही है। लड़ाई योगी या केशव प्रसाद मौर्य या योगी या ब्रजेश पाठक की नहीं है, लड़ाई हो रही है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में, और दिल्ली अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का, चाहे वो नीति आयोग की बैठक में ही दिल्ली आना, इसमें राजनीतिक संकेत संदेश आप क्या देखते हैं? और 200 लोगों से मिलकर आ रहे हैं योगी इस बैठक में शिरकत करने से पहले। उससे पहले वो 100 विधायकों से मिले, मतलब करीब हाँ, 200 लोगों से मुलाकात है। उसमें विधायक जो है सब लोग हैं, 200 लोगों से। 100 का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है जी। 100 विधायकों से 100 विधायकों से वो मिल लिए हैं। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों केशव मौर्य साहब अपनी फोटो छपवा रहे थे कि जो मिल रहे हैं, जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने भी बताया होगा। और ये शिकायत बार बार हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी मुलाकात नहीं करते हैं लोगों से, तो उसका भी एक मैसेज यहाँ पर होगा। योगी जी जब दिल्ली आएंगे तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज आ गए हैं दिल्ली वो। हाँ, मतलब आए हैं, उसका मैं ये कह रहा हूँ उसका मतलब ही पॉलिटिकल मैसेज है, भले ही कोई भी माहौल हो और एक्सक्यूज हो कि नीति आयोग की बैठक हो। अब नीति आयोग की बैठक का तो आजकल ये हो गया, जो नहीं आता उसकी भी आप खबर बनाते हो, जो आते हो उसकी भी खबर बनाते हो। लेकिन नीति आयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जेपी नड्डा साहब से हो रही है, और हो रही है तो क्या मुलाकात हो रही है। अब इसमें ये भी खबर, अपने आप में एक खबर है ये कि भाई इसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा। केशव प्रसाद मौर्य आए थे, हमें टाइम मालूम था कि कितने बजे वो जेपी नड्डा से मिलने वाले, फिर अमित शाह से बैठक होगी। वही काम भूपेंद्र चौधरी के मामले में भी था। समीक्षा तो हो ही रही है ना, हार जीत की वजूहात देखी जा रही हैं, और टीम जो बनी है 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई शीर्ष नेतृत्व से आप सलाह मशवरा नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व से सलाह मशवरा करने में कोई परेशानी भी नहीं है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो रेगुलर उसका रूटीन प्रोसेस की बात है कि वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें समझने की जरूरत है। आशुतोष ने उसको बहुत ठीक से पर्सपेक्टिव में दिया कि आपको केशव मौर्य के रेफरेंसेस पूरे उसको समझना चाहिए। एक तो मोटे तौर पर अभी लग रहा है, वैसे राजनीति में तो कुछ 100% होता नहीं, कि योगी जी अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और वो उत्तर प्रदेश के शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दूसरी टर्म तक मुख्यमंत्री बने रहे। एक तो 2 ही मुख्यमंत्री बने, मायावती जी पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 5 साल पूरे किए, फिर अखिलेश यादव बने जो 5 साल पूरे किए, और अब योगी आदित्यनाथ हैं जो 7.5 साल पूरे कर चुके। तो ये पहले ही मुख्यमंत्री हैं। 7.5 तो नहीं शुरू हो रही, अब ये तो नहीं जानकारी मुझे, मैं इतना ज्योतिष के बारे में नहीं जानता। तो वो एक बड़ा मसला है। और कुछ मुझे जो मित्रों ने बताया कि संघ के पदाधिकारियों से केशव मौर्य साहब की बात हुई, उसमें भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई आप इस पर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर ले, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की संभावना अभी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि केशव मौर्य जी को यदि जब सारे किरदार, विजय भाई सीधी सी लेट्स कट द चेज,
सारे किरदार दिल्ली में हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। जी, सब बैठ जाओ, सुलझा लो मसला। ये तो बहुत आसान तरीका आपने बता दिया। इतना ही आसान होता तो फिर ये चाल झगड़ा ही चरित्र कहाँ था? चेहरे अनुशासन की दुहाई देने वाली, सरकार से ऊपर संगठन बताने वाली पार्टी के सारे नेता एक जगह हैं, बैठिए और कर लीजिए हल। आपकी ये सलाह मान लेनी चाहिए पार्टी को। हाँ, लेकिन इतना आसान होता तो ये संकट ही यहाँ तक नहीं होता। क्या हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा कि केशव मौर्य जी वहाँ पर नहीं जा रहे, बैठकों में नहीं जा रहे। प्रयाग मंडल की बैठक हुई, वहाँ नहीं हुई। ब्रजेश पाठक साहब लखनऊ मंडल में नहीं गए। लेकिन आपने उसमें एक और बारीक चीज़ देखी कि जिन दोनों बैठकों का जिक्र हम कर रहे हैं कि जिसमें नहीं गए हैं, उसमें उन दोनों का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है, विधायक के तौर पर है। विधायक के तौर पर है। और जो बताया गया कि ये कहा गया कि भाई हम दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और आपने तो हमें 10-10, 20-20 जिले दे रखे। ब्रजेश पाठक जी बोले कि 25 जिले दे रखे हैं, ऐसा बताया गया। और आप मुझे विधायक के तौर पर शामिल करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्रियों को तो दोनों को आप सारी बैठकों में शामिल कर लीजिए ना। उसमें लखनऊ और प्रयाग मंडल की बैठक का क्या मतलब है? तो वो जो एक ह्यूमिलिएशन चल रहा है या दोनों तरफ अड़ गए हैं, वो स्थिति है। और क्या केंद्रीय नेतृत्व इसको सुलझाने में अभी अपने आप को थोड़ा दुविधा में पा रहा है, या अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है? शीतल, मैं पहली ठंडा किया जा रहा है क्या, शीतल किया जा रहा है क्या वहां वातावरण को पहले, या इंतजार किस बात का है? नहीं, मैं पहली बार अपने आकलनों में बदलाव करने को मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका जो एक पूरा मीडिया को समझने बूझने और संचालन करने वाला मंडल है, वो हमारे देश में उपलब्ध राजनीतिज्ञों में सबसे काबिल है। लेकिन आप देखिए, चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार हेडलाइन लूज़ करती हुई अगर कोई पार्टी दिख रही है या कोई एक घटना पर इस तरह से लगातार नकारात्मक प्रभाव में रहने वाली कोई पार्टी दिख रही, तो वो बीजेपी दिख रही है। नेतृत्व यही मौजूद है। यही समस्या सारे मीडिया के विमर्श में सबसे प्रमुख हिस्सा ले चुकी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। बल्कि ये हल निकलता हुआ आज की बैठक में जो हमारे मित्रों की बात है और आपकी भी बात है, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली ने लगभग हथियार डाल दिए हैं। योगी जी कायम है। अगर हम सारे हेडलाइंस देखें, अभी चर्चा में ही आया कि बिजली की एक बड़ी समस्या, AK शर्मा को वहां पर बलि का बकरा क्या बनाया जा रहा है, बाढ़ का कहर चल रहा है, साथ ही साथ जहां पर बुलडोजर चलने थे वो रोल बैक कर ली जाती है। वो उस फैसले को जो डिजिटल हाजिरी आपने अनिवार्य की थी उसे 2 महीने और टाल दिया जाता है। तो कोई भी चीज, कोई भी खबर, कांवड़ की यात्रा को लेकर, नेम प्लेट को लेकर जो फरमान जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ जाती है। तो हर चीज उल्टी पड़ती दिख रही है हरदम, खास 4 जून के बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो बड़ा मंगल था, पर मंगल वाली कोई खबरें, मंगलमय खबरें नहीं आ रही 4 जून के बाद से। मतलब ये इस तरह से पराभव हो जाएगा ऐसा नहीं। उनकी 240 सीट है, उनके जो सामने हैं उनमें से किसी के पास अभी 100 सीट भी नहीं है, 100 से एक कम ही थी उनकी। लेकिन जिस तरह का चीजों पर प्रतिक्रिया आ रही है, वो बड़ी एक हताश, हारी हुई, अब पराजय महसूस करने वाली एक जैसी स्थिति होती है वैसी लग रही है। और इस मामले को ये जितना देर चला रहे हैं, जितने देर इसका हल नहीं निकालेंगे, उतनी देर ये लगातार इनके लोकप्रियता के सर्वेक्षणों में इनकी हालत पतली करती और फिर अब ये 2 इंजन में एक और इंजन आ गया है। राजधानी, 2 राजधानियों में चल रही है इंटरसिटी। मतलब वो सारी वाईफाई का पासवर्ड, सारी योग्यताएं जिनके बारे में हम लोग वाउच करते थे इनके बारे में, वो अचरज हो रहा है कि मतलब एक झटका लगते ही कैसे सब खंडित हो गया और लग रहा है कि इन्हें सामान्य मतलब व्यवस्था जो करती रही हैं पार्टियां, ये बिल्कुल उसी हालत में लग रहा है जैसे 12-13 में अन्ना आंदोलन जब शुरू हो गया था, तो जैसे मनमोहन सिंह की सरकार हर मामले पे एकदम हताश, निरुपाय, किसी मामले का कोई हल न कर पाने वाली जो हालत होती थी, लगभग उतनी बुरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिशा वही है और प्रभाव वैसा ही नजर आ रहा है मुझे। प्रभाव, कंट्रोल नहीं दिख रहा है क्या कि बस हर कोई अपने मन का राजा हो गया है? बीजेपी में ये होता नहीं दिखता है। इजाजत दे तो एक शेर से शुरू करूं। बिल्कुल, प्लीज इरशाद। सारी जिंदगी सीखते रहे लहरों से लड़ने का हुनर। क्या बात। सारी जिंदगी सीखते रहे लहरों से लड़ने का हुनर, और आखिर में देखा तो किनारे ही कातिल निकले। तो ये किनारे 2 है ना योगी जी के,
एक इधर एक उधर। हाँ। तो खंजर वहीं से चल रहे हैं। हाँ। देखिए, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसका कोई अपवाद है। बीजेपी में भी खूब हुआ, पहले भी हुआ है, और मैं तो इतिहास को दोहराते देख रहा हूं। ये 98-99 98-99 में बिल्कुल यही स्थिति थी। फर्क खाली क्या था कि उस वक्त कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग के नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे, और 2 सवर्ण, राजनाथ सिंह और कलराज मिश्रा, ये उनको अस्थिर करने के लिए, और केंद्र से आशीर्वाद प्राप्त था उनको, इनको। और आज मुख्यमंत्री एक सवर्ण है और एक ब्राह्मण और एक पिछड़ा, वो मौजूदा मुख्यमंत्री को अस्थिर करने पर है। उनको भी शायद केंद्र से कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता तो जैसा आशुतोष कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक में अगर आप दोनों नहीं जा रहे हैं तो इसके मायने क्या है? अनुशासनहीनता हो गई। कह रहा हूं, इसके मायने फिर तो मुख्यमंत्री हटा ही देंगे कि नहीं, आप उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, या तो मुख्यमंत्री हटा दें, हाँ। या मुख्यमंत्री को फिर ये लोग हटा दें, या तो मामला यहां तक पहुंच गया। बैठकों में न जाना तभी होता है जब बिल्कुल कोई सुलह की गुंजाइश नहीं होती, तभी बैठकों में नेता जाना बंद और कर देते इसमें हैं। प्रशासन, गवर्नेंस, सरकारी कामकाज प्रभावित होता है ना। बुरी तरह अगर हम दिल्ली से ही मैं इसका तार जोड़ दूं, हालांकि दिल्ली की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल की जिद है मैं जेल में रहूंगा तब भी मुख्यमंत्री का काम मैं ही करूंगा, वो कर नहीं सकते, तो द लूजर इज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स पब्लिक। दिल्ली में यह चीज हो रही है, और यही उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसा ही काम वहां, कि मुख्यमंत्री कहीं उस साइड मुंह लिए बैठे हैं, बाकी दूसरी तरफ मुंह लिए बैठे हैं, और वो मुंह बाए बैठा है प्रशासन कि भाई काम कौन करेगा, कब करेगा। गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये नेम प्लेट वाले मामले में पहली सुनवाई की तारीख थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार का और कोई गया ही नहीं। हाँ, 22 जुलाई को था ही नहीं, और एक्स पार्टी ऑर्डर किया, स्टे ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और न वहां से गया और न केंद्र सरकार के जो वकील हैं जो जाते हैं राज्यों की तरफ से, जब भाजपा शासित राज्यों का कोई मसला होता है, न वहां से कोई गया। तो ये गवर्नेंस का उदाहरण है कि उन्हीं का आदेश, जो इतना, जिसको हिंदुत्व को लेकर के हम लोगों ने बहस की, बड़ा जो गेम चेंजर आदेश माना जा रहा था। तो इससे लगता है कि इस लड़ाई को लेकर के लड़ाई मतलब बहुत आगे तक चली गई है। हटाए जाते हैं, नहीं हटाए जाते हैं, भाजपा का आंतरिक मामला है, या वो कहानी तो खत्म हो गई। ये अब हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे का सवाल नहीं हो गया। अब बीजेपी की आगे की शक्लो सूरत क्या होगी? योगी आदित्यनाथ नहीं हटाए जाते तो उसके मायने क्या होंगे? क्या कहानी अब उस मकाम पर पहुंच गई है? देखिए, बीजेपी के नेता ये तो हम तय मानकर चल सकते हैं, अभी योगी आदित्यनाथ फिलहाल तो नहीं हटाई जा रही, अभी हटाने की कोई सूरत नहीं लगती, लेकिन बीजेपी इसमें कैश 22 सिचुएशन में है। और ये बात भाजपा के ही एक ठीक ठाक स्तर के नेता ने मुझसे कही। उन्होंने कहा कि अगर हम केशव योगी जी को हटाते हैं तो योगी जी की जो फॉलोइंग यूपी में है हिंदुत्व की और सामाजिक वर्गों की, उसका नुकसान पार्टी को होगा। और नहीं हटाते हैं तो पिछड़ा और दलित जो चला गया है पीडीए में इंडिया गठबंधन के साथ, वो वापस कैसे लौटेगा? तो अगर उनको फिलहाल फर्ज कीजिए कि अभी नहीं हटाते हैं, अगस्त के आखिर, सितंबर में आप मान लीजिए मध्य सितंबर तक, और आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, और उसके साथ ही ये उस वक्त तो कोई हटाना बनाने का सिलसिला नहीं होगा, वो तो या तो अब हो सकता है या बाद में होगा। उसके साथ ही 10 विधानसभाओं के भी चुनाव उपचुनाव हो जाएंगे। एग्जैक्टली, उन्हीं के साथ होंगे वो। तो अब उनसे भी तो जोड़कर देखा जाएगा ना जो कुछ आज हो रहा है, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे हाँ, उन चुनावों के, उस पर तय होगा। और वहां पर हटाने की अभी स्थिति तक है कि नहीं कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले कयास ये थे कि भाई बीजेपी सरकार बना लेगी, आराम से सरकार बना लेगी। अभी वो हुआ नहीं, 240 पर आई, पर अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के कयास तो ये हैं अबे दुबे कि भाई बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आएगी वहां पर, तो योगी बने रहते हैं, उधर से अच्छी खबर नहीं आती आने वाली बीजेपी के लिए। अगर हम अक्टूबर में अंत में बैठकर चर्चा करेंगे, क्या संकेत होंगे? आज के संदर्भ को केंद्र में रखते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक दीर्घकालीन संकट काल चल रहा है, और ये संकट काल ऐसा नहीं है इसमें भारतीय जनता पार्टी तबाह होने के कगार पर चली जाए, लेकिन ये एक धीमे गति से चलने वाला समाचार बुलेटिन होता है ना, ये उस तरह का एक संकट काल है जिसमें कदम ब कदम भारतीय जनता पार्टी को
किसी तरह कोशिश करके अपने आप को टिकाए रखना है और अपने सहयोगी दलों को और दूसरी जो गैर भाजपा शक्तियां हैं उनको लगातार विलंब क्यों हो रहा है? और इसमें अभी तक हमने आरएसएस की भूमिका पर सवाल नहीं पूछा। आरएसएस भी स्टेप इन कर सकता है। ये कोई भी चीज आरएसएस एक पहले से महीना आ 22 चुका दिन ही अपने आप में बहुत लंबा मेरा कहना है कि आरएसएस वक्त होता है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से ही मैदान में इसमें आ चुका है। अगर वो मैदान में नहीं आता तो फिर योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में दिख रहे होते। उसके होने से ही और उसकी मदद से ही, जो कि जाहिर है घोषित मदद है, और बीच में अहंकार जैसे शब्द और इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है वगैरह वगैरह जो बयान आ रहे हैं सरसंघ चालक के। देखिए ये अनायास नहीं है, इस तरह की शब्दावली उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की पिछले 10 सालों में। सरसंघ चालक तो उससे पहले से भी है। बिल्कुल नहीं, शब्दावली तो इस्तेमाल करते रहे। जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीते थे तब उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था, जो बड़ा मशहूर और स्थापित वक्तव्य है, कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। ये इस तरह की बातें वो बीच बीच में कहते रहे हैं, लेकिन उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन बातों को कभी हम लोगों शुरुआत हुआ था, हम लोगों ने अब जो कह रहे हैं बात सही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे एक रस्साकशी ऐसी स्थिति में फंस गई है, एक पूरी तरह एक गतिरोध पैदा हो गया है। केंद्र जो है, आला कमान योगी आदित्यनाथ को हटाने की स्थिति में नहीं है, ये बात स्पष्ट है। उसके कई कारण है, हम लोग उन पर चर्चा कर चुके हैं और भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इस स्थिति में नहीं है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाल लें। वो बात दिखा रहे हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। कांवड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चाहे आईना दिखा दिया और अभी भी रोक लगी हुई, अंतरिम रोक अभी भी है, पर उस फैसले का समर्थन मोहन यादव भी करते दिखे हैं, पुष्कर धामी भी करते दिखे, नायब सिंह सैनी भी करते दिखे। सब जगह समर्थन होता हुआ दिखाई दिया योगी आदित्यनाथ का। नहीं, उससे तो भाई योगी जी ने वो फैसला दे के, हम सब लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, अपनी स्थिति को, जो वॉर ऑफ एट्रीशन हो रहा है, जो रस्साकशी हो रही है, वो अपनी स्थिति को कम समय के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने उसको मजबूत किया उन्होंने, वरना वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। अब स्थिति यह है कि अब बिल्कुल साफ हो गया है, न केंद्र उन्हें हटा सकता है, न वो केंद्र के जो तथाकथित प्रतिनिधि हैं उनको हटा सकते हैं। तो सरकार की चलेगी क्या? अब मैं थोड़ा बहुत बुरे तरीके से सरकार की चलेगी या संगठन की चलेगी? सरकार, जब मैं कहता हूं केंद्र सरकार भी है, राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी है, संगठन भी है और उसमें संघ भी है। संगठन जिसके ऊपर भूपेंद्र चौधरी काबिज हैं अध्यक्ष के तौर पर, संगठन पूरी तरीके से जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और अमित शाह वगैरह, ये सब एक तरफ है मामला। इसके अंदर उत्तर प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी है और योगी आदित्यनाथ उससे बिल्कुल अलग हैं। और उनके साथ में अब जब केंद्र में भाजपा का नेतृत्व बदला जाएगा, जब वहां एक नया अध्यक्ष आएगा, वो नया अध्यक्ष किसकी मर्जी से बनता है? वो संघ की मर्जी से बनता है या संघ और मोदी दोनों की मिलीजुली मर्जी से बनता है या केवल मोदी जी की ही मर्जी से बनता है? उसके बाद बहुत सी बातें तय होंगी और उत्तर प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में भी परिवर्तन होगा। आपने इतने साल आरएसएस बीजेपी को ट्रैक किया, जो अभय कह रहे हैं कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, किसकी चलती है, उससे तस्वीर कुछ साफ होती दिखेगी क्या? उससे तस्वीर साफ होगी, क्योंकि एक बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। अभी अध्यक्ष जी का भी चुनाव होना बाकी है, नड्डा साहब का एक्सटेंशन भी खत्म हो गया 30 तारीख को, तो उसके बाद लगातार हो रही है। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, इसमें इतना साफ है कि संघ की नाखुशी वाला अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये तय है, चाहे कोई भी हो। मतलब ये बहुत बारीक बात नहीं, जो ऑब्वियसली कुछ चॉइसेस हो रही थी कि भाई मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, वो तो बन गए मंत्री। वो हमारे पास टाइम, सर हमारे पास टाइम होता है इसलिए हम चर्चा करते रहते हैं कि किस किस नाम को कर लें, वो ठीक है जो हमें याद आ जाता है। वो नाम क्या होगा, किस सूबे का होगा, वो अगला होगा, पिछड़ा होगा, काफी कुछ उसमें संकेत, बहुत सारे संकेत मिलेंगे। मुझे लगता है अब की बार अपर कास्ट से संघ का कोई, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा, इतना साफ है। दूसरा, संघ जो है अभी तक योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा दिखाई देता है। तीसरी बात है कि संगठन ही, जो केशव मौर्य ने कहा, संगठन ही बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, और संगठन में संघ भी शामिल है। संगठन में मैंने इसलिए अलग अलग किया, वो चार चीजें की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूपी सरकार, संगठन और संघ, वो शामिल है उसमें। और ये मानना कि केशव प्रसाद मौर्य जी को और ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री जी हटा देंगे, ऐसा नहीं है। न तो उन्होंने बनाया था, न वो हटा सकते हैं वहां पर ये दोनों मुख्यमंत्री को भी नहीं हटवा पाएंगे, वो भी नहीं हटवा पाएंगे। उनका हटना तो अभी बहुत थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे कि अब किस तरह से होगा। लेकिन इस मसले का हल केंद्रीय नेतृत्व और संघ कैसे करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि संघ की जो अभी केरल में बैठक होने वाली है, उस पर उत्तर प्रदेश में बड़े विस्तार से चर्चा होने वाली है।
बहुत विस्तार से, केवल ये केशव प्रसाद मौर्य का नहीं, पूरे संगठन को लेकर, चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर, जातीय तो समीकरणों संघ को लेकर और संगठन की हमें देखना होगा आगे की रणनीति क्या होगी। आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं जोड़ना चाह रहा था आपका, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो रिस्पॉन्स आ रहा है दर्शकों का आपके प्रोग्राम के लिए, जो हजारों की तादाद में है, इसमें से जो आप यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो योगी की आलोचना कर रहा हो, लेकिन अनेक ऐसे हैं जो केंद्र समेत इन दोनों लोगों की भारी आलोचना कर रहा है। और ये सारे देश से आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा है। इसलिए इससे ये संकेत मिलता है कि लोकप्रियता की जो लड़ाई है उसमें योगी जी धीरे धीरे दिल्ली को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली वासी हैं, बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है, उनको हटाना, अपना वोट घटाना होगा। यस, ये मैं देख रहा था लगातार एक दर एक सारे मैसेज यही बता रहे हैं जो देश, गुजरात तक का मैसेज ये कह रहा है कि योगी जी के पीछे शाह वगैरह ने इन लोगों को लगा दिया है। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि ये लोग लोकप्रियता की लड़ाई में भी जो इस समय का नेतृत्व है केंद्रीय डिस्पेंसेशन, ये न सिर्फ इसके, ये दोनों लोग तो बिल्कुल अलोकप्रिय हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री। अब ये नहीं है, एक इसमें ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट भी आया है जी। ये पिछले वाला दिखाइएगा, खगोलवासी दिखाइए। जो वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है या जो मॉडल था वो पूरी तरह से जनता ने ध्वस्त कर दिया है। हाँ। और इसी का परिणाम, नतीजा केशव प्रसाद मौर्य है। अब ये देखिए, इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात, ये ठाकुरवाद, अधिकारियों को खुली छूट, भाई विधायक की नहीं चलेगी, नहीं सुनने दी जाएगी, वो भी है। हमें वो धारा भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। खगोल बिहार से आया है। मैं एक चीज और इतिहास में याद दिलाऊंगा, जब 2009 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी की सीटें कम हुई थी और करीब 8 या 9 सीटें कांग्रेस जीती थी। उस वक्त मोदी जी पर हमले शुरू हो गए थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और दिल्ली से लेके वहां तक केशव भाई पटेल की पूरी लॉबी मोदी को हटवाने में लगी हुई थी। अगर उस वक्त मोदी को हटा दिया जाता तो आज बीजेपी कहां होती। यही स्थिति योगी की बन गई है कि योगी की लोकप्रियता वैसे ही हो गई है पैन इंडिया जैसे मोदी जी की उस समय थी। और जब हम बीजेपी के भविष्य की बात करते हैं, दरअसल तय तो ये भी होगा ना, मोदी के बाद कौन, और उसमें योगी आदित्यनाथ क्या अपनी लोकप्रियता बरकरार भी रख रहे हैं। लेकिन हम मूल सवाल से थोड़ा सा हट गए मनोज, जहां पर हम पकड़ना चाह रहे थे, एंडिंग की तरफ जा रहे थे कार्यक्रम की। ये सरकार बनाम संगठन है, चलेगी किसकी, आखिरी बात मानी किसकी जाएगी, सरकार की, और वो कौन सी सरकार होगी, केंद्र या यूपी सरकार, या फिर संगठन की चलेगी, संगठन में संघ भी शामिल। केंद्र की चलेगी। केंद्र में सिर्फ और सिर्फ, आप ये लड़ाई भले ही अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो, सिर्फ मोदी की चलेगी। मोदी विल फाइनल, और इसमें संघ से बात होगी लेकिन मोदी का ही वर्डिक्ट होगा योगी आदित्यनाथ के लिए। मैं सिर्फ एक लाइन इतनी कह सकता हूं कि अभी ये शटर डाउन हुआ नहीं, शटर डाउन अभी देव शयन काल चल रहा है, अभी देव शयन काल चल रहा है, देवस्थानी आना बाकी है। और मैं सिर्फ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं झूम के गाता हूं कमजोर जमाने में, एक आग लगा ली है, एक आग बुझाने में, और उधर केशव मौर्य कह रहे हैं कि ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचा। आशुतोष, कहां जाता दिख रहा है खेल? अभी शटर डाउन नहीं है, अभी कहानी बाकी है, या अभी बहुत कुछ बाकी है? अनम्यूट कीजिए आशु। एक ही चीज तय करेगा योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर बने रहते या नहीं बने रहते, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किन वजहों से हारी। क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के एग्रेसिव हिंदुत्व की वजह से हारी है, या फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीडीए और कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स की वजह से हारी। ये लड़ाई सोशल जस्टिस बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है। और अगर आरएसएस इस नतीजे पर पहुंचा कि अब हिंदुत्व की उम्र घटने वाली है, सोशल जस्टिस का नारा बढ़ने वाला है, तो यकीन मान लीजिए योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। और अगर ये निष्कर्ष नहीं हुआ तो योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी चाहेंगे भी तो भी नहीं हटा पाएंगे। तो मतलब मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, जिसकी कदम ताल, जिसको साथ साथ साधते हुए एक बड़ी प्रयोगशाला में यूपी को तब्दील करते हुए दिखाई दी थी बीजेपी, वो अलग हुए। तो इसमें अब कमंडल का पुट ज्यादा होगा या मंडल का, और वही तय करेगा कि आगे कमान कौन संभालेगा। तो दो इंजनों में एक और इंजन आ गया है, लेकिन डिरेल होती हुई ये गाड़ी फिर से पटरी पर आएगी क्या, और किस शक्लो सूरत में।
तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की घमासान जो मचा हुआ है, और योगी दिल्ली आए हैं। अब क्या लेकर आए हैं वो, क्या संदेशा लेकर आए हैं? महेश राणा है हमारे दर्शक, शिमला वासी हैं। उनका कहना है कि यूपी बीजेपी की आपसी खींचतान उसे 2027 के चुनाव में भारी पड़ेगी। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन बीजेपी जैसी चाल चरित्र, चेहरे और अनुशासन की दुहाई देने वाली जो पार्टी है, उसमें ये अंतरकल है। कितने दिन चलेगी और इसको जल्द पाट लिया जाएगा क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। एक